हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिएगा, एक बहुत शानदार सीरीज चलाई हुई है जिसका आप आनंद ले रहे हो और अच्छे से आप कर भी रहे होगे। इससे पहले मैंने एमसीक्यू की 3 वीडियो डाली है, ये चौथी वीडियो है और आप साथ के साथ याद कर रहे होगे, नोट भी कर लिया होगा। नोट भी करना है और 1-2 बार वीडियो को देखते रहना है और आराम से आपके याद हो जाएंगे। और जब तक एग्जाम होगा हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। मैक्सिमम क्या है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी से तैयार हो जाएंगे। और सब्जेक्ट वाइज भी मैं चलाई हुई सीरीज 2 वीडियो मैंने डाली है, आपने वो देख ली होंगी, नहीं देखी है तो उन्हें देख लेना। बहुत शानदार सीरीज है, आपको सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ लोगे और फिर एमसीक्यू कर लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिएगा, वो चौथी वीडियो है, इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, जरादर्शी दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जो जरादर्शी दोष होता है उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, बेलनाकार और डिफोकस। देखिएगा, उसमें डिफोकस लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है? डिफोकसी लेंस का प्रयोग होता है जो जरादर्शी दोष होता है। मैं बात करता हूँ निकटदर्शी दोष की। निकट में किसका प्रयोग होता है? देखिएगा, मैंने बताया हुआ भी है, जो मैंने सब्जेक्ट वाइज जो वीडियो डाली है उनमें निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष के लिए बताया है। लेकिन बात करता हूँ मैं निकट में, तो निकट में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर में किसका होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोगी है। देखिए, गाड़ियों के पार्श्व का मतलब होता है तो पीछे की हमें वस्तु दिखाई देती, जो वस्तु है वो कैसे दिखाई, जो गाड़ियां हैं, जो चीजें हैं वो कैसे दिखाई देती हैं। पार्श्व का मतलब होता है पीछे की बात कर रहे हैं। पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोगी है। कौन है? समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है या उपयुक्त सभी है। तो गाड़ियों के पार्श्व के रूप में क्या चीज उपयोगी होती है? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। आपने देखा होगा गाड़ियों में जो पीछे की जो गाड़ियां हैं, जो भी वाहन होते हैं, उनको देखने के लिए साइड में 2 शीशे लगे होते हैं, तो उसी को बोला जाता है। क्या लगा होता है उसमें कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। बहुत बड़े वाहन को छोटा सा दिखाता है, क्या होता है उसके अंदर? उत्तल दर्पण होता है। पूछा गया है बहुत बार पेपर में ये भी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है? किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है? तो कृष्टि की बात करें, देखिएगा, कोशिकाएं में नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। किसमें होती है? किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। टॉपिक वाइज में क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको बताया जाएगा कृष्टि क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एमसीक्यू बनाए, उसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान होता है। किसी परमाणु का जो सर्वाधिक द्रव्यमान है वो किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है, आवेश में होता है, नाभिक में होता है या बाहरी कक्षक में होता है। देखिए, किसी भी परमाणु का जो सर्वाधिक द्रव्यमान है वो किसमें होता है? वो नाभिक में होता है। किसमें होता है? वो नाभिक में होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाई जाती है? किस समूह में एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो देखिएगा, ए में एंटीजन पाया जाता है, ओ नेगेटिव में एंटीजन नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये भी। और एबी में भी पाया जाता है, बी में पाया जाता है, लेकिन किसमें नहीं होता? ओ नेगेटिव में नहीं होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, तो सिंदूर जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2S है, HgS है। ये दिखेगा मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HgS होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसकी इन सारे सूत्रों की एक वीडियो में डाल दूंगा, जितने भी कंप्लीट सूत्र हैं, और आसानी से आप लिख के उनको याद कर लेना, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। एक ने क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, इससे सूत्र पूछ लेता है इसका, तो क्या होगा इसका? सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? HgS होगा, इसे बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तदाब का जो नियंत्रण है वो कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि ये करती है, एड्रिनल ग्रंथि करती है इसका नियंत्रण। रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। देखिएगा, 7 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इन्हें आप नोट करोगे। अभी मैं आपको लिखवाता हूँ आगे भी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? कह रहा है संतुलित आहार, जो बैलेंस डाइट है उसकी बात कर रहा है कि संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? मैक्सिमम जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है? खनिज लवण से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से। देखिएगा, तो जो मैक्सिमम ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है? वो लिपिड से प्राप्त होती है।
अब कुछ की समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिपिड क्या है। लिपिड ये वसा है, वसा को क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसमें वसा भी लिख सकते हो आप, वसा। उसने वसा दिया नहीं है, क्या दिया, लिपिड दिया है। तो मैक्सिमम ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। कैसे होती है देखिएगा, ध्यान से बताता हूँ कुछ पॉइंट में आपको। देखिएगा मैं बात करता हूँ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा। ये जो एक देखो, आपने मैक्सिमम पढ़ा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है हम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, लेकिन नहीं, किससे होती है, लिपिड से होती है। बताता हूं मैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, 4 किलो कैलोरी। जबकि 1 ग्राम वसा कह दूं या लिपिड कह दूं, लिपिड, तो लिपिड ही लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं वसा, ब्रैकेट में लिख देता हूं वसा, वसा की बात कर रहे हैं हम, वसा। जबकि 1 ग्राम लिपिड या वसा से कितना, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको जानकारी होगी कि मैक्सिमम जो ऊर्जा है, जो बैलेंसिंग डाइट है, जो संतुलित आहार में भोजन के लिए किस अवयव से अधिकतम मैक्सिमम ऊर्जा जो प्राप्त होती है, किससे होती है, किससे होती है, लिपिड से होती है। इन दोनों पॉइंटों को भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। देखिएगा किसकी बात कर रहा है, 5वें आवर्त की बात करता है। देखिए टोटल आवर्त की बात करूं तो 7 आवर्त होते हैं। पढ़ाऊंगा इसको भी मैं आपको, जब टॉपिक आएगा, ये टॉपिक वाइज चल रहा है, इसमें जब बताया जाएगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा इसको। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, बात करता हूँ कितने तत्व होते हैं, 18 तत्व होते हैं। बताऊंगा इसमें मैं पहले में कितने होते, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, वो सारी चीजें डिटेल से बताई जाएंगी। आप लोग देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहो, साथ के साथ याद करते रहो। आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा, कुछ भी आपको छूटने वाला नहीं है साइंस में। ग्रुप डी में जितने 25 से 30 नंबर की साइंस आने वाली है, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे और साथ के साथ याद करते चलोगे तो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह पूछा गया है, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये, कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, मोलस्का है, एनेलिडा है, इकाइनोडर्मेटा है या ऑर्थोपोडा। देखिए सबसे बड़ा समूह जो होता है वो ऑर्थोपोडा होता है। कौन सा होता है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा होता है। इसी तरह से 10-10 नंबर की सीरीज चला रखी है और आराम से आप 10 क्वेश्चन आराम से नोट कर सकते हो, याद करना है आपको। अगर साथ के साथ इसी तरह से करते रहोगे तो एग्जाम के समय तक आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ, उसकी भी सीरीज चलने वाली, उसकी भी सीरीज चल रही है, 2 क्लास में डाली है, तीसरी डालने वाला हूँ मैं। तो इसी तरह से आप नोट करते रहिएगा और याद करते रहिएगा। आराम से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में उन्हें आराम से आप बना सकते हो। धन्यवाद।